हम सब खेल खेल कर पाठशाला में आए। साथ में वह चोट खाया हुआ बच्चा भी था। मास्टर और लड़के सब हमें देखने के लिए बाहर आए। एक मजाकी लड़का बोला, क्यों, कैसा खेल खेले? दूसरा बोला, ये तो भैया होली का खेल खेलने गए थे। छुट्टी हुई तो शिक्षक और हेडमास्टर मिले। एक अध्यापक ने कहा, क्यों, युद्ध का खेल खेल आए? दूसरा बोला, अरे भाई, ऐसे खेल में क्या हाथ आया? इन बच्चों को तो शाला की चार दीवारी में रखो, रटाओ और पढ़ाओ। खुला छोड़ दोगे तो सिर फोड़ डालेंगे। गलियों में रोज क्या होता है जानते नहीं? हेडमास्टर जी बोले, मैं तो जानता ही था आज कुछ नया ही खटका होगा, पर ठीक है, इन श्रीमान जी को एक बार ऐसा तजुर्बा होना चाहिए, नहीं तो इनका कलेजा ठंडा नहीं होगा। यहाँ पाठशाला में भी भला खेल खिलाए जाएं? मैंने कहा, साहब, खेल ही तो सच्चा शिक्षण है। दुनिया की महान महान हस्तियाँ खेल के मैदान पर ही तैयार हुई हैं। खेल का मतलब है चारित्र्य। हेडमास्टर जी बोले, तभी तो मार पीट हुई और सिर फूटा। बातें चल रही थी कि तभी सिर में चोट वाले बालक का पिता क्रोध में भरा आ पहुंचा। बोला, हमें यह इस तरह का खेल नहीं चाहिए। देखो, मेरे बच्चे का सिर फोड़ डाला। कहाँ है वो छोटे वाले मास्टर? किसने मारा इसे? मैं बोला, देखो भाई साहब, ये लड़के खेलने गए हुए थे, वहाँ लड़ पड़े और इसको चोट लग गई। पिता ने कहा, पर खेलने जाने के लिए इनको किसने कहा था? पाठशाला में पढ़ाना होता है या खेलना? ये लड़के दिन भर तो गली में खेलते रहते हैं। अगर तुमको इसको पढ़ाना है तो स्कूल भेजो, नहीं तो उठा लूँ। मैं तो सुनता ही रह गया। हेडमास्टर जी बोले, ऐसा है, ये श्रीमान नए मास्टर हैं। ये पढ़ाने के नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आज इन्होंने खेल का प्रयोग किया था और इसी चक्कर में यह लफड़ा हो गया। लड़के का पिता बोला, मुझे तुम्हारे प्रयोग वयोग नहीं चाहिए। लड़के को पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो मैं उसे उठा लूँगा। दूसरे मास्टर हंस रहे थे। ऐसे में मैं क्या बोलता। घर गया, खाना भाया नहीं। कमरे में जाकर सोचने लगा। ओफो, यह तो फजीहत वाली बात हो गई। खैर, लड़कों को खेल के नियम तो बताए ही हैं और भी बता दूंगा। बाकी खेल तो खिलाए ही जाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो खेल ही सच्ची शिक्षा है। लेटे लेटे विचार आया, माता पिता की एक सभा बुलाऊं और उनको खेलों की जीवन में महिमा बताऊं। साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर भी उनसे सहयोग की मांग करूं। ये लोग मदद नहीं देंगे तो मेरा काम खतरे में पड़ जाएगा। अपने बच्चों के विकास के लिए इतनी मदद तो उनको करनी ही चाहिए ना। हम अध्यापक लोग माता पिता से सहयोग नहीं मांगते, यह हमारी ही गलती है। कल सभा अवश्य बुलवाऊंगा। सभा हुई। अब इसे सभा कहें या क्या कहें। 40 माता पिता बुलवाए गए थे। उनमें से 7 पिता आए थे। मेरी निराशा का पार नहीं था। मैंने तो भाषण के लिए अच्छी खासी तैयारी की थी। मुझे लगा कि अपना काम प्रयत्न करना है। चलो, भाषण देने का भी एक प्रयोग सही। बड़ी गंभीरता से मैंने 1 घंटे तक मननीय भाषण दिया। 7 जनों में से एक के घर से बुलावा आ गया तो वो गए। बाकी के बहुत उकताए हुए सुन रहे थे, पर मेरे भाषण के बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण थे जो उन्हें समझाए जाना ज़रूरी था। मैंने सच्ची शिक्षा और निरर्थक शिक्षा के तात्विक अंतर का
बड़ी बारीकी से विवेचन किया था। मैंने उनको आध्यात्मिक उन्नति और स्वच्छता के साथ का संबंध समझाया। मैंने उन्हें खेल और चारित्रिक गठन के बीच अंतर संबंध जोड़कर बताया। मैंने भीतर से प्रकट होने वाले सच्चे नियमन की महिमा और उसकी मूल्यवत्ता समझाई। मैंने उनके सामने वर्तमान शिक्षा और अनुशासन को आड़े हाथों लिया। पर यह था मटके में कंकड़ बजाने के समान। बेचारे 2-4 जन शर्म के मारे आए थे और वे भी उठने को थे, और मेरा भाषण पूरा होते ही फौरन घर की ओर चल दिए। सभा में हम शिक्षक और बड़े साहब रह गए। बड़े साहब जरा हंसकर बोले, लक्ष्मी शंकर, यह तो भैंस के आगे भागवत सुनाने जैसा हुआ। तुम्हारे इस दर्शन को भला कौन समझे। पीछे से कोई अध्यापक धीमे से बोला, मूर्ख। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, पर मैं गम खा गया और मुझे विश्वास हो गया मैं अभी मूर्ख तो हूँ ही, क्योंकि मुझे अभी इतनी भी समझ नहीं है कि साधारण लोगों के सामने कैसा भाषण दिया जाना चाहिए। शिक्षक हंसते हंसते घर वापस चले गए। दस 12 दिन बीते होंगे कि मैंने पुस्तकालय वाले विचार को हाथ में लिया। कहानियाँ बहुत कही जा चुकी थीं। लड़के 4ठी कक्षा के थे। अब उनके हाथ में पुस्तकालय की किताबें आनी ज़रूरी थीं। बच्चों से कह दिया, गुजराती और इतिहास की पुस्तकों के पैसे लेते आना, पुस्तकें यहीं से मिल जाएंगी। दूसरे दिन एक बालक गुजराती और इतिहास की पुस्तकें ले आया और बोला, मेरे पिता ने जिस दिन मैं 4ठी में चढ़ा था उसी दिन खरीद रखी थी। दूसरा बोला, मेरे बड़े भाई की किताब है, वही लाया हूँ। तीसरा बोला, मेरी किताब तो बम्बई से मेरी बुआ जी भेजने वाली हैं, यहाँ से नहीं लेनी। एक ने कहा, मेरे पिता पैसा देने से मना करते हैं, वे कहते हैं कि किताब वो ही दिला देंगे। मुझे लगा पुस्तकालय का बनना कल्पना में बहुत आसान था, पर हकीकत में वाकई मुश्किल है। थोड़े से लड़के पैसे लाए थे, उनके पैसे रख लिए, रसीद देकर लड़कों से कहा, ठीक है। दूसरे दिन लड़के बोले, हमारी गुजराती की पुस्तक, हमारी इतिहास की पोथी। मैंने कहा, तुम लोगों के पैसे इकट्ठे करके मैं ये कहानी की नई पुस्तकें लाया हूँ। तुम कहते थे ना कि तुमको कहानी की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, इसीलिए। लड़के खुश हो गए। वे खूबसूरत रंगीन पुट्टों और चित्रों वाली किताबें देखकर उन पर टूट पड़े। मैंने कहा, अपने पास अभी तो 15 पुस्तकें ही हैं, इनको 15 बच्चे पढ़ सकते हैं। बाकी के 20 लड़के मेरे पास आ जाएं, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनो। एकदम गड़बड़ न मच जाए इसलिए मैंने लगे हाथ कहा, 1 से 15 तक के बच्चे ये पुस्तकें पढ़ें और बाकी मेरे पास आ जाएं। 15 लड़के 15 पुस्तकें उठाकर उन पर टूट पड़े। मैंने कहा, जो एक पुस्तक पढ़ ले वह पुस्तक को टेबल पर लाकर रख दे और टेबल से दूसरी पुस्तक उठा ले। इस तरह बारी बारी से सबको सभी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाएंगी। बाकी बचे लड़कों को अपने पास बिठाकर मैंने आदर्श वाचन शुरू किया। मैं लहजे से, भाव से, नियम अनुसार पढ़ने लगा, पर उन 15 बालकों का जोर से पढ़ने का अंदाज
रुककर मैं बोला, बच्चों, सब मन में पढ़ो, हमें दिक्कत होती है। उनका स्वर धीमा तो हुआ, पर उनकी मौन वाचन की आदत ही नहीं थी। वे जोर जोर से ही पढ़ते रहे। धीमे होकर फिर ऊंची आवाज में पढ़ने लगे। मैंने बरामदे में अलग अलग बैठकर पढ़ने को कहा और मैं अंदर ही रहा। मेरा आदर्श वाचन चला। कहानी पसंद की हुई थी, इसलिए सबने रुचि के साथ मज़ा लेते हुए सुनी। घंटी लगने तक पुस्तक वाचन और आदर्श वाचन चला और फिर हम सब घर गए।